नमस्कार, मैं हूं सोम द्विवेदी और हमारे एक वीआईपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधी बात में आज हम बात करने जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बहुत पे। बहुत नमस्कार सभी को। जैसा कि सर आपका जो राजनीतिक सफ़र रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है और हम देख रहे हैं जिस तरीके से आपने 2 दशक से ज़्यादा अपना राजनीतिक सफ़र आपने अपना किया है अभी तक और लगातार आप सक्रिय हैं क्षेत्र में। तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? देखिए, मेरा 2 दशक नहीं, मुझे 3 दशक से अधिक हो गया। मैं वैसे 85-86 में राजनीति में आया था। पढ़ने के बाद जब मैं लगातार कंपटीशन देता रहा, तैयारी करता रहा, 3 बार मैंने सिविल पीएससी का इंटरव्यू दिया है आफ्टर रिटेन, 3 बार मैंने सिविल जज पीएससी का इंटरव्यू दिया है और सिविल जज के लिए मेरा 90 में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन तब तक मैं एमएलए बन चुका था। तो लेट सिंधिया जी से मैं कहने भी गया था कि मैं विधायकी छोड़ रहा हूँ, सर्विस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस समय बाय द वे रोक दिया, मैं रुक भी गया। 90 में विधायक बना, पहले मैं मंडी सदस्य बना, मंडी अध्यक्ष बना और मेरी राजनीतिक शुरुआत की जहाँ तक बात करेंगे, कंपटीशन देते देते एक दिन दोस्त यार बैठे थे, बोले मंडी का चुनाव है, तुम मंडी का चुनाव ही लड़ जाओ। तो घर वालों की इच्छा नहीं थी, नाराज़ थे घर वाले, लेकिन फिर मैं मंडी का तो चुनाव लड़ गया और मेरे खिलाफ जितने भी खड़े हुए थे सबकी जमानतें जब्त हो गई। उसके बाद मैं मंडी अध्यक्ष बना, 1.5 साल मंडी अध्यक्ष रहा और 90 में मैं एमएलए बन गया। 93 का चुनाव भी जीता। ये मेरे प्रति मेरे क्षेत्र की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद का परिणाम था। 93 में मैं मंत्री बना कांग्रेस की सरकार में और मंत्री बनने के बाद पंचायत, ग्रामीण विकास और ग्रामोद्योग मेरे पास विभाग रहा। पंचायत का अधिनियम, मध्य प्रदेश का जो मूल अधिनियम मैंने बनाया पूरा, रात दिन मेहनत करके, क्योंकि हमारे कैबिनेट मंत्री तो कुछ देखते नहीं थे, सारा कुछ मैं ही देखता था। पूरा सिस्टम पंचायती राज का मैंने तैयार किया। उसके बाद मैं मंत्री पद से हटा भी, मंत्री पद से बाहर भी रहा, पुनः मंत्री बना। मैं राजस्व राज्य मंत्री भी बना और उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर, नगरीय प्रशासन में भी मंत्री बना। उसके बाद कैबिनेट मंत्री बना, श्रम विभाग मेरे पास अंतिम समय में रहा। 98 का चुनाव में लूज कर गया, 93 का चुनाव जीता, 98 का चुनाव जीता, 2013 का चुनाव जीता। लगातार ये मेरा 5वां चुनाव था। अब मैं अपना क्षेत्र छोड़कर, चूँकि क्षेत्र बहुत लंबा है, 300 किलोमीटर था, क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह से लड़ना चाहता था, लेकिन षड्यंत्र करके हमारे ही पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र करके मुझे टिकट नहीं मिलने दिया और अंततोगत्वा में 28 वोटों से उसी जगह जहाँ से नहीं लड़ना चाहता था वहाँ से चुनाव हार गया। 98 का भी चुनाव मेरे नेताओं ने ही मुझे हराने का काम किया। अब इस समय मैं लगातार सोचता रहा कि सीनियरिटी के हिसाब से, जैसा कि आप लोगों ने विधानसभा में भी देखा होगा या विधानसभा की कार्यवाही भी देख लें, लगातार 2003 से लेके 18 तक मैंने लगातार विधानसभा में मेहनत करके विधानसभा को विपक्ष की भूमिका ज़बरदस्त रूप से निभाकर विधानसभा को चलाया। लेकिन मुझे एक भी बार मौका पार्टी ने न तो सीएलपी लीडर का दिया और न मुझे जितना सम्मान संगठन में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जैसा कि अभी आपके पास वन मंत्री आप बने हैं, जो कि मध्य प्रदेश की 25% भूमि लगभग कहीं ना कहीं ये हमारे वन क्षेत्र में आती है। आपका क्या मास्टर प्लान है इसको लेकर? देखिए, मेरा मास्टर प्लान अभी मैं तैयार करूँगा, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मेरा मास्टर प्लान है, वृक्ष लगाने की बात हम करते हैं तो वृक्ष हम अधिक से अधिक लगाएंगे, भले ही संख्या में कम हो, लेकिन हम उसे संरक्षित करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। हम नवाचार भी करेंगे और एटमॉस्फेयर के हिसाब से, आर्द्रता के हिसाब से, मिट्टी की उत्पादकता के हिसाब से हम वृक्षों का चयन करेंगे कि कहाँ कौन सा वृक्ष फल फूल सकता है, हरा भरा हो सकता है। उसके हिसाब से वृक्ष लगवाने का काम करेंगे, जिससे वृक्षारोपण पूरी तरह से सफल हो। वन्य प्राणियों के संरक्षण हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, टाइगर, बाघों के मामले में कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था। बाघों के मामले में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या बाघों की है पूरे देश में और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है।
उसके बाद हम वन्य प्राणियों को संरक्षित करने का काम करेंगे, जिससे इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे, असंतुलन ना हो। क्योंकि आप भी जानते हो, पर्यावरण अगर सही है, पारिस्थितिकी तंत्र अगर सिस्टम ठीक है, तो पूरा पर्यावरण ठीक चलता है। नहीं तो कहीं किसी भी इस जीव में, सिस्टम में किसी भी जीव विलुप्त होता है तो वो पूरी पर्यावरण की प्रकृति इम्बैलेंस होती है। जिस तरह से जंगल कटते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ता जा रहा है, वर्षा कम होती जा रही है, ये सारी चीज़ें, वायु प्रदूषित होती जा रही है, और ज़मीन भी बिना रासायनिक खादों के उपयोग के पैदावार भी छोड़ती जा रही है। तो ये सब पर्यावरण और इकोलॉजिकल सिस्टम के इम्बैलेंस होने का प्रभाव है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सिस्टम को ऐसा बनाएं और लोगों में भी जागरूकता पैदा करें कि हमें वनों से होने वाले फ़ायदे और वनों का हमें लाभ और वनों का महत्व लोग समझें और पेड़ों को संरक्षित करने की तरफ आगे बढ़ाएं। सर, आप एक बहुत सीनियर लीडर हैं, चूँकि अभी आपने पार्टी चेंज की है। ऐसे क्या कारण रहे थे कि आपको लगा था कहीं ना कहीं कि हमारे क्षेत्र में ये विकास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम कहीं ना कहीं जो जनता से हमने वादे किए हैं और अब सही समय आ गया है कि हमको ये वादे पूरा करना चाहिए? क्या ऐसी अपेक्षाएँ थी लोगों की जिसको लेकर आपने ये कठोर निर्णय लिया? देखिए, अपेक्षाएं लोगों को लगातार बनी रहती हैं। मेरा भी संकल्प और सपना था जब मैं राजनीति में आया था, तब अधिक से अधिक लोगों को जॉब दिलवाऊं, अधिक से अधिक पब्लिक को, अपने क्षेत्र की पब्लिक को खुशहाल बनाऊं, उनके चेहरे पर खुशी देखने की तमन्ना मेरे मन में हमेशा रही है। और यही कारण रहे कि उनके प्यार, आशीर्वाद, इसलिए मुझे लगातार मिलता रहा। ये क्षेत्र में काम नहीं हो पाना, मेरी इच्छा थी हर खेत को सिंचित बनाऊं, जिससे किसान अपनी अच्छी फसल पैदा कर सके। तो वो इन कामों की पूर्ति के लिए मैंने सोचा, और यहाँ से लगातार मिलने वाली उपेक्षा, मिलने वाला असम्मान भी मुख्य कारण रहा, जिसकी वजह से मैंने ये कहा था कि भाई आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो कांग्रेस का हो। इनकी कोई विचारधारा बची नहीं, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिन्होंने मेरे खिलाफ 2 बार बूथ कैप्चर किए, मेरा ज़बरदस्त परिवार ने विरोध किया। तो ऐसे कई कारण रहे। मैंने कहा भी था कि ऐसा मत करिए, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाया, और मुझे लगा कि असल में कांग्रेस की स्थिति चेंज हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र के उस स्थिति की तरह हो गई है जैसे राष्ट्र भारत एक था, लेकिन छोटे छोटे कबीलों में राजा बट गए थे। ऐसे कबीलाई पार्टी बन गई है। जो भी बनता है वो अपना कबीला मजबूत करने की कोशिश करता है, उसे दूसरे से मतलब नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जहाँ संगठन ख़त्म हो रहा हो, जहाँ व्यक्ति के विचार कुछ नहीं बचे हों, विचारधारा कुछ नहीं बची हो, अपने कबीले बनाने में लगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं को जो सम्मान, जो आदर भाव और जो महत्व मिलना चाहिए था, वो न मिलते हुए केवल गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को आगे बढ़ाते रहे। यही सब कारण रहे कि विधानसभा में चलाता था, मेरा हक और अधिकार बनता था CLP लीडर बनने का। तो ये सब चीज़ों को मैं सहन नहीं कर पाया, मैंने इसलिए सर, पार्टी बीच छोड़ी। में कुछ ऐसी खबरें आई थी, चूँकि वो तो आप ही बताएंगे, कि आपकी नाराज़गी केंद्र तक गई थी, राहुल गांधी ने आपसे संपर्क भी किया था, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, राहुल गांधी जी ने बात की थी, उनका मैं सम्मान करता हूँ, आज भी सम्मान करूँगा। दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना हमारा धर्म में आता है। राहुल गांधी जी ने बात की थी, लेकिन वो जिन लोगों का षड्यंत्र रहता है, मैंने बताया जैसा कबीला चाहता है, कबीले का मुखिया चाहता है, वैसा होता है। राहुल गांधी जी के पास तक हर बात पहुंच नहीं पाती। सर, आने वाला समय आप किस दृष्टि से देखते हैं अपने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र में विकास के कार्य कराऊंगा। मुझे मुख्यमंत्री जी पर, संगठन पर और पूरी सरकार पर पूरा भरोसा है कि मेरे क्षेत्र में अधिक से अधिक काम स्वीकृत करेंगे और कराएंगे। 2 सिंचाई योजनाएं स्वीकृत करा ली, 15 सड़कों की भी घोषणा उन्होंने की है, और छोटे छोटे काम जो लोगों के लिए आवश्यकता की चीज़ें हैं, सामुदायिक भवन, रोड, ये सारी के सारे काम कराने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी निश्चित रूप से करेंगे। और मेरी जहाँ तक बात है, मैं बीजेपी में सम्मिलित होने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में RSS की संघ की शाखाएँ भी अटेंड कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरी जगह पहुँच गया हूँ।
संघ के लोगों ने, संगठन के लोगों ने और सरकार में बैठे लोगों ने, सभी ने मेरे प्रति स्नेह और प्यार किया है। मुझे विश्वास है कि मुझे मेरा पूरा सम्मान मुझे मिल रहा है और मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता की तरह रहूँगा, हमेशा काम करता रहूँगा। सर एक आखिरी सवाल, चंबल का क्षेत्र आता है आपका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और वहाँ से आपने जो बताया था कि हम तो सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ कर रहे थे, आज भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सपने लेके जाते हैं, उनके लिए आप वहाँ पर क्या विकास करवाना चाहें? कौन से ऐसे एजुकेशन सेंटर और संस्थानों का आप कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखेंगे जिससे कि वो लोग दिल्ली या ग्वालियर ना जाके अपने वहीं छोटे से केंद्र में अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें? देखिए, आदरणीय मोदी जी की सरकार के समय श्योपुर बहुत छोटी जगह है। श्योपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया, श्योपुर में अच्छी शिक्षा के लिए सेंट्रल स्कूल भी खुला, नवोदय विद्यालय पहले से भी है, और जिन सेंटरों की ज़रूरत पड़ेगी वो सेंटर भी हम स्थापित करेंगे। एकलव्य स्कूल जो कि बहुत बड़ा सेटअप है अपने आप में, वो भी हमने खुलवाया आदिवासी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, मोदी जी की स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जो लोग व्यक्ति जिस काम के लिए काबिल होगा उस काम की ट्रेनिंग दिला के उस काम की तरफ बढ़ाने का काम करूँगा। तो जो आज हमारी एक खास चर्चा रही वन मंत्री रामनिवास रावत जी से, ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए आप VIP न्यूज़। नमस्कार।